वेलकम ब्रिलियंट ब्रेन सब्सक्राइबर्स। और अगर नहीं किया है तो कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशंस फॉर द न्यू वीडियोस। इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 क्लास 10 इकोनॉमिक सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी मीन्स भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। इससे पहले की वीडियो के अंदर हमने कवर किया था कि कैसे ज्यादा से ज्यादा जॉब्स गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जा सकती है अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है उससे निपटने के लिए। इस वीडियो में हम कवर करेंगे डिवीजन ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। देखिए, वर्किंग कंडीशन होती हैं, अलग अलग रूल्स और रेगुलेशन के अंडर वर्किंग जो एटमॉस्फेयर है तैयार किया जाता है या काम करने के लिए लोग जाते हैं, तो किस तरीके से होता है ये सब ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड होता है संगठित और अनऑर्गेनाइज्ड होता है असंगठित। संगठित में मतलब नाम से ही क्लियर होता है कि कुछ रूल्स रेगुलेशंस कुछ टर्म्स फॉलो की जाती होंगी, और असंगठित में मीन्स किसी भी तरीके से मीन्स अपने मनमाने ढंग से काम करना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैं एग्जांपल देती हूँ दो लोगों का, एक कांता है और एक कमल है। दोनों ही नेबर हैं। कांता एक ऑफिस के अंदर काम करती है और उसकी वर्किंग आवर्स लिमिटेड है। वो 9:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक डेली काम पे अपने जाती है, और अगर इससे ज्यादा वो 5:30 बजे से ज्यादा काम करते तो उसका ओवर वर्क काउंट होता है, उसके लिए उसको पे किया जाता है। ठीक है, सेकेंडली उसकी वर्किंग कंडीशन अच्छी है, नीट एंड क्लीन एटमॉस्फेयर है, रेगुलेशंस फॉलो की जाती हैं, गवर्नमेंट के थ्रू जो भी नियम बनाए जाते हैं उनके अंडर उसका ऑफिस आता है, सारे काम उसके अंडर वो फॉलो करके अपने एम्प्लॉयज को क्या करता है, हायर करता है। लाइक पीएफ देना, सैलरी टाइम पे देना, सैलरी वेजेस क्या रहेंगी, मतलब किस वेजेस के बेस पे कितनी सैलरी महीने में बनेगी, और ओवर टाइम बनता है तो उस पर डे के हिसाब से उसको ओवर टाइम दिया जाना, उसकी पर डे की सैलरी के हिसाब से कितना बनता है। सेकेंडली क्या है कि अलाउंसेस दिए जाने, ट्रेवल अलाउंस है या मेडिकल है, जो भी फैसिलिटीज गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। और जब वो अपनी जॉब टाइम पूरा हो जाएगा उसका, जब वो रिटायर होगी जॉब से, तो उसको पेंशन भी मिलेगी, और उसको संडे मिलता है इन बिटवीन वीक में, और वो पेड हॉलीडे होता है उसका, और भी जो गवर्नमेंट की तरफ से गजेटेड हॉलीडेज होती हैं वो भी कांता को मिलती है। तो ये एक ऑर्गेनाइज सेक्टर कहलाया। अब हम उसके पड़ोसी कमल का एग्जाम्पल अगर लेते हैं तो वो एक किराने की दुकान पे काम करता है, जो 7:30 बजे जाके दुकान को खोलता है और रात के 8 बजे वहां से फ्री होकर आता है। उसकी जो कंडीशंस है, मतलब उसके लिए फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है कि वॉशरूम और पानी जाना, ये सब मतलब सुविधाएं उसके लिए पर्टिकुलर नहीं है। थर्डली, अगर उसको इन केस कोई अर्जेंट वर्क हो जाता है या वो इल हो जाता है, उसको छुट्टी लेनी पड़ जाए, तो उसके लिए उसको कोई पैसे नहीं दिए जाते, और संडे के भी उसका पेड हॉलीडे नहीं है। अगर पहले तो उसको मिलता नहीं है, अगर मिलता है तो उसके लिए उसको पे नहीं किया जाता है। ठीक है, तो और उसका कोई मतलब टाइम पीरियड नहीं है कि इतने एज तक उसको जॉब करनी पड़ेगी, उसके बाद उसको रिटायरमेंट मिलेगी और फिर पेंशन मिलेगी, और किसी तरह के अलाउंसेज उसको नहीं दिए जाते हैं। तो ये दोनों पड़ोसी अलग अलग वर्किंग कंडीशंस में क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो जिन वर्किंग कंडीशंस में कांता काम कर रही है वो ऑर्गेनाइज्ड कहलाता है, और जिनके अंदर कमल काम कर रहा है वो अनऑर्गेनाइज्ड कहलाता है। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट आपका 5 मार्क्स में क्वेश्चन रेज होकर आता है। पॉइंट्स के अंदर हम ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स को क्या करेंगे, इनका आपस में हम डिस्टिंग्विश इनको करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे इन दोनों के बीच में, और एज इट इज पॉइंट्स को आप लर्न कर सकते हैं और एलिबरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट ऑर्गेनाइज्ड का हम लेके चलते हैं, साइड बाय साइड अनऑर्गेनाइज्ड का लेंगे हम। दे आर रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट एंड हैव टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन। जो भी इंस्टीट्यूशन है या फैक्ट्री है या फर्म है, कुछ भी है, ये इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं गवर्नमेंट के अंडर, और उनके गवर्नमेंट के द्वारा रूल्स और रेगुलेशंस को इन्हों क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि कांता के केस में हमने देखा कि टाइम पीरियड लिमिटेड था, और उसको जो सैलरी वेजेस कैटेगरी के अंडर की, इस कैटेगरी के अंदर वर्क आता है तो इसकी इतनी सैलरी रहेगी, इस हिसाब से उसको रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करनी पड़ती है। पीएफ वाला, पेड हॉलीडेज, ये सब किसके थ्रू दिए जाते हैं, रूल्स गवर्नमेंट के थ्रू, और वो फॉलो किए जाते हैं। अब हम एग्जांपल लेते हैं कमल के एग्जांपल से। नोट रजिस्टर्ड विद गवर्नमेंट एंड डू नॉट फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन। वो कहाँ काम कर रहा है, किराना शॉप पर काम कर रहा है। वो किसी गवर्नमेंट के अंडर रजिस्टर्ड नहीं होती है कोई भी किराना शॉप, वो उसकी किसी की भी
प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है और वो उसमें काम करता है 7:30 से 8:30 बजे तक, उसका वर्किंग आवर फिक्स नहीं है। लेट 9 भी हो जाए, 9:30 भी हो जाए तो ओवर टाइम काउंट नहीं होगा। कोई पेंशन, कोई डेली वेजेस का क्राइटेरिया उसके अंदर इंक्लूड नहीं किया गया। तो ये क्या कहलाया? अनऑर्गेनाइज्ड कहलाया। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड रूल्स रेगुलेशन फॉलो करेगा और गवर्नमेंट के अंडर रजिस्टर होगा। अनऑर्गेनाइज्ड ना रूल्स रेगुलेशन फॉलो करेगा और ना ही रजिस्टर्ड होगा। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है? जॉब सिक्योरिटी। ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर काम करने वालों की जॉब सिक्योरिटी होती है। एक बार ज्वाइनिंग होने के बाद उन्हें निकालना नामुमकिन तो नहीं कह सकते, बट काफी मुश्किल होता है। बहुत सारी फॉर्मेलिटीज फॉलो करनी पड़ती है, प्रूफ देना पड़ता है। अगर आप किसी को भी फायर करते हैं बाहर जॉब से, तो कंपनी या इंस्टीट्यूशन जो भी है आंसरेबल होता है कि आप उसको क्यों निकाल रहे हैं। ठीक है, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड से अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है। मान लो कमल को 2-3 दिन वो बीमार हो जाता है या किसी अर्जेंट वर्क से रेगुलरली वो अपने काम पे प्रेजेंट नहीं हो पाता, मालिक को क्या लगेगा कि उसका काम क्या हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है। वो उसको बोल देगा कि मैंने दूसरा आदमी रख लिया है अपने काम के लिए और तुम अपना जाओ। किसी भी टाइम जॉब से उसको फायर किया जा सकता है। तो नो जॉब सिक्योरिटी इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। थर्ड क्या कहता है? फिक्स्ड वर्किंग आवर्स एंड ओवर टाइम। जो वर्किंग आवर्स होते हैं फिक्स्ड होते हैं। हमने कांता के केस में देखा 9:30 जाती है और 5:30 बजे घर आ जाती है। अगर उसके बाद वो काम करती है ऑफिस में 2 या 3 घंटे, तो वो उसके किस में काउंट होता है? ओवर टाइम में काउंट होता है। और जो फिक्स्ड आवर्स होते हैं वो मेनली 48 आवर्स अ वीक के अंदर काउंट किए जाते हैं। ठीक है, तो ये इनका फिक्स होता है। जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर नो फिक्स वर्किंग आवर्स, कोई भी वर्किंग आवर फिक्स नहीं है। अगर काम बहुत ज्यादा दुकान पे बढ़ रहा है, कोई सीजन का टाइम है, तो दुकानदार कहेगा कि तुम्हें जल्दी 6 बजे आके दुकान बंद करनी पड़ेगी और रात को 10 बजे जाना पड़ेगा, तो उसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या होती है? दोनों डिफरेंट होता है ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड के भी। पेड हॉलीडेज। अब हमने क्या बात की थी? कांता को संडे मिलता है जो कि पेड होता है, होती छुट्टी पर उसकी पे काउंट होती है उसके लिए। और भी कोई गेजेटेड हॉलीडे अगर गवर्नमेंट की तरफ से होता है और वो उसको मिलता है तो वो भी उसका पेड होता है। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई पेड हॉलीडेज नहीं होता है, ना उनको संडे नहीं मिलता। जरूरी काम के लिए छुट्टी लेनी पड़ती है तो उसकी भी सैलरी जो डेली वेज होता है उसका वो डिडक्ट कर लेता है मालिक। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है? गुड वर्किंग कंडीशंस। जो काम करने की कंडीशंस होती हैं अच्छी होती हैं, पीने के लिए वाटर अवेलेबल होता है, लंच के लिए प्रॉपर मेस या कैंटीन प्रोवाइड किया जाता है, लाइटनिंग, मतलब जो भी फैसिलिटीज एक वर्किंग एरिया के अंदर चाहिए होती हैं वो सभी इनको फॉलो करनी पड़ती हैं और वर्कर्स को प्रोवाइड करानी पड़ती हैं। तो यहाँ पे वर्किंग कंडीशंस बेटर होती हैं। लेकिन इनके अंदर बैड वर्किंग कंडीशंस होती हैं। मान लो यहाँ पे किसी फैक्ट्री का आप एग्जांपल लेते हो, वह और अनऑर्गेनाइज्ड है वो फैक्ट्री, तो उसके अंदर मान लो कई बार क्या होता है कि लाइटनिंग प्रॉपर नहीं होती, कंजस्टेड होता है, वेंटिलेशन की प्रॉपर फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कराई जाती, फायर सिस्टम नहीं होते। कई बार सुना भी होगा आपने कि हादसे हो जाते हैं बड़े बड़े। तो ये सब किस वजह से होता है? बैड वर्किंग कंडीशंस। ऐसे जगह पर काम करने वालों को क्या करनी पड़ती है? फेस करनी पड़ती है। नेक्स्ट क्या कहता है? पेंशन। अब जब कांता का वर्किंग जो एज लिमिट होती है 52 या 60 इयर्स, जितना भी किसी भी सर्विस के लिए प्रोवाइड किया जाता है एज क्राइटेरिया, उतना होने के बाद वो क्या करेगी? उसको रिटायरमेंट मिल जाएगी। रिटायरमेंट के बाद उसको अपने आगे की लाइफ में अपने एक्सपेंडिचर्स को जो है चलाने के लिए क्या मिलेगा? खर्चा मिलेगा, जिसको क्या कहेंगे हम? पेंशन कहेंगे। जो उसको प्रोविडेंट फंड जो भी कुछ होता है उन सब चीजों को मिलाकर उसको क्या मिलेगी? पेंशन मिलेगी और उसका आगे का फ्यूचर क्या है? सिक्योर है। लेकिन यहाँ पर कोई क्राइटेरिया नहीं होता है पेंशन का, रिटायरमेंट वाला कोई सीन नहीं होता है। तो आगे की लाइफ के लिए भी उन्हें या तो पहले ही सेविंग करनी पड़ती है या अपने प्लान बना के रखने पड़ते हैं। तो जॉब की तरफ से उन्हें कोई सिक्योरिटी नहीं दी जाती कि आपको पेंशन मिलेगी और आराम से अपनी लाइफ को आप स्पेंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इसके अंदर आप क्या काउंट कर सकते हैं? एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। एग्जाम्पल्स में क्या है? जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आती हैं। बैंक्स, स्कूल, हॉस्पिटल्स, ये सब किसके अंडर आते हैं? ऑर्गेनाइज सेक्टर्स के अंडर आते हैं। सारी रूल्स और रेगुलेशंस को इन्हें गवर्नमेंट के द्वारा जो बनाए जाते हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। अब अगर यहाँ पे बात करें तो हम फार्मिंग को ले सकते हैं। जो ढाबा होता है वहां पे आपने देखा भी होगा कि इवन चाइल्ड लेबर भी वहां पे पाई जाती है और वर्किंग आवर्स भी
कम ज्यादा होते रहते हैं, लेकिन ज्यादा पे नहीं किया जाता। और कंडीशंस कैसी होती है वर्किंग, आप सब मतलब एक व्यू वहां लेके जाएंगे तो सीन क्लियर हो जाएगा आपको। तो ये सब चीजें किसके अंदर आती है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के अंदर आती है। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। 5 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है और पूरे चांसेस हैं यहाँ से क्वेश्चन के आने के। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के अंदर वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव करने की क्यों जरूरत है और किस तरीके से उन्हें इम्प्रूव किया जा सकता है। टिल देन कीप वॉचिंग।